दोस्तों, बहुत लोगों की मांग थी कि हमें ये प्रोग्राम जो है वो पंजाबी में भी चाहिए, क्योंकि हम पंजाबी में ऑलरेडी प्रोग्राम करते हैं, तो अलग अलग चैनल्स पे करते हैं, अपने वीडियो पर भी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो पंजाबी का प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से काफ़ी हमारे ऐसे लोग उसको देखते हैं जो कि हिंदी समझते हैं, तो उनकी मांग आनी ज़रूरत जो है वो आ गई कि हमें हिंदी में भी प्रोग्राम करो। तो अब हम ये प्रोग्राम जो है वो हिंदी में कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको कि हिंदी समझ आती है, तो उनके लिए हम ये बड़ा साधारण और इजी तरीके से जो कि अमेरिका में इमिग्रेशन की चेंजेस आ रही हैं उसको जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बारे आप जानते ही हो, मेरा नाम है जसप्रीत सिंह, अटर्नी एट लॉ, और मैं इमिग्रेशन का अटर्नी हूँ। मेरे ऑफिसेज न्यूयॉर्क में हैं, कैलिफोर्निया में है, न्यू जर्सी में है, और मैं पिछले 20 साल से ज़्यादा इमिग्रेशन की फील्ड में काम कर रहा हूँ। और मेरा जो फ़ोन नंबर है, वो जो ऑफिस के फ़ोन नंबर है वो नीचे आ रहे हैं, और उसके साथ एक और नंबर है 9179154142, और मेरी ईमेल है jpsinghattorney@gmail.com, और इस पे भी आप जो अपने सवाल है वो भेज सकते हो। और आपको मेरी ये एक जो है गुजारिश है कि जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप मुझे इस वीडियो के नीचे भेजें या मुझे ईमेल करें jpsinghattorney@gmail पे, तो हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। और जो आज की वीडियो है वो इस बारे में है, जो कि हम आपको वीकली अपडेट देंगे कि इस वीक में क्या क्या इमिग्रेशन में जो चेंजेस हुई अमेरिका में। अब जैसे दोस्तों आपको मालूम ही है कि अमेरिका में जब से बाइडन प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने इमिग्रेशन में काफ़ी चेंजेस करने का जो प्रयास है वो शुरू किया है। इससे पहले ट्रंप ने बहुत ज़्यादा सख्ती की थी, तो उसके कार्यकाल के दौरान हर किस्म की इमिग्रेशन की कैटेगरी को रिस्ट्रिक्ट किया गया, तंग किया गया, और उसकी कोशिश थी कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ से डिपोर्ट हों जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, और जो लीगली भी आना चाहते हैं वो कम आएँ, तो उनको किसी तरीके से उनकी जो इमिग्रेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। सो इसकी वजह से ट्रंप ने खुद भी एग्जेक्टिव ऑर्डर की, और उसका जो एक्टिंग सेक्रेटरी था डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का, उसने भी रूल चेंज किए, जिसमें कि H1 के रूल भी चेंज किए गए, जिसमें जो फैमिली इमिग्रेशन की कैटेगरीज हैं, जैसे F4 कैटेगरी है, US सिटीज़न भाई बहन का अप्लाई करता है, जहाँ माँ बाप अपने मैरिड बच्चों का करते हैं सिटीज़न, जहाँ सिटीज़न अनमैरिड बच्चों का करता है, उनमें भी काफ़ी चेंजेस की गई। असैलम जो प्रोसेस है अमेरिका का, जो कि एक बहुत ही एक अच्छा प्रोसेस है, जिसके तहत लोग बाहरले मुल्कों से आते हैं, जो परसिक्यूट होके आते हैं, तंग होके आते हैं, जो असैलम के ग्राउंड हैं 5, उसमें से किसी ग्राउंड के अंडर वो होते हैं, तो उनको यहाँ राजसी जो पनाह है वो मिलती है। उसके बाद 1 साल बाद वो ग्रीन कार्ड भी ले सकते हैं। उस प्रोग्राम को भी उसने ऑलमोस्ट ख़त्म करने की कोशिश की, उसको काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने वो सारी रिस्ट्रिक्शन जो है उसको ख़त्म करने का जो उसने सारी पाबंदी लाई थी, उन पाबंदी को चेंज करने का जो प्रोसेस शुरू कर दिया है, और एग्जेक्टिव ऑर्डर से उन्होंने शुरू किया, जो कि बहुत ही एक श्लाघायोग कदम है, जिसको हम मानते हैं कि बहुत अच्छा कदम है। और इससे जो इमिग्रेशन है उसका सिस्टम है अमेरिका का, वो फेयर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और जो इमिग्रेंट्स हैं उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें जो जब बाइडन साहब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने जो एग्जेक्टिव ऑर्डर किए, उसमें से जो मेन ऑर्डर थे वो तो एक तो ये था कि जो दीवार बना रहे थे बॉर्डर पे ट्रंप साहब, उस दीवार को उन्होंने रोक दिया, और एग्जेक्टिव ऑर्डर करके बोला कि इस दीवार की अब ज़रूरत नहीं है। तो उस दीवार के लिए जो फंड्स थे दोस्तों, वो कांग्रेस द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं थे, कांग्रेस द्वारा ऑथोराइज नहीं थे, और वो जो फंड्स थे वो जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उससे लिए जा रहे थे, तो उसको उन्होंने जो है रोक दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने जो डाका का प्रोग्राम था, वो ऐसा प्रोग्राम है जिसको कि प्रेसिडेंट ओबामा ने शुरू किया था, और उसमें यह है कि जो बच्चे अनडॉक्यूमेंटेड छोटी उम्र में यहाँ अमेरिका में अपने माँ बाप के साथ आए थे, उनको जो यहाँ वो स्कूल या कॉलेज गए थे, उनको यहाँ जो वर्क परमिट मिले, अगर डिपोटेशन लगी है वो ख़त्म हो जाए, और उनको आने जाने की परमिशन मिले, ऐसी उसमें जो है वो चीज़ थी। तो उस जो प्रोग्राम है उसको उसमें बहुत लोगों ने एनरोल किया, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। लेकिन ट्रंप जब प्रेसिडेंट बना, उसने उस प्रोग्राम को रोक दिया, स्टॉप कर दिया। वो कोर्ट में गया, तो कोर्ट में जब जो डाका के रेसिपिएंट्स गए तो कोर्ट ने उसको स्टे किया। उसके बाद वो केस अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फैसला दिया कि ये प्रोग्राम जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ख़त्म किया है, ये इसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया।
ठीक है, प्रेसिडेंट इसको कर सकता है क्योंकि वो शुरू ही प्रेसिडेंट के एग्जेक्टिव ऑर्डर से हुआ था, ओबामा के ऑर्डर से, तो दूसरा प्रेसिडेंट कर सकता है, पर इसके रूल फॉलो नहीं किए गए। तो अगर रूल फॉलो प्रॉपर किए जाएँ तो कर सकते हो। तो उन्होंने डाका के जो रिसिपिएंट्स हैं उनके फेवर में जो डिसीजन दिया और जो ट्रंप ने ख़त्म किया था उसको तोड़ दिया। बाइडन ने बनते ही वो डाका प्रोग्राम दोबारा रीइंस्टेट किया, जो कि बहुत ही एक अच्छा कदम है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि जो बच्चे यहाँ छोटी उम्र में आए, या 5 साल की, 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की या 12 साल की उम्र में वो यहाँ स्कूल गए, ठीक है, अमेरिका में पैदा नहीं हुए, क्योंकि अगर अमेरिका में कोई पैदा होता वो तो सिटीजन बन जाता। तो वो वहाँ से आए, यहाँ आके उन्होंने अपना जो है वो अपने माँ बाप के साथ और यहाँ स्कूल गए, यहाँ एजुकेशन ली, और उसके बाद अब यहाँ काम कर रहे हैं। उनमें से कई तो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और जो है वो मतलब हेल्थ सिस्टम में भी हैं, नर्सेज हैं, काफ़ी हैं, मतलब ऐसी उनके पास है जो एजुकेशन है। तो उन बच्चों को ये बोलना कि आप अपनी कंट्री वापस चले जाओ, डिपोर्ट कर देंगे, तो उनको तो ना तो उन कंट्रीज़ की लैंग्वेज आती है, ना उनका वहाँ कोई घर है, ना उनको कोई जानता है, ना उनको उस कल्चर का पता है। सो इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है बच्चों के ऊपर, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। इस चीज़ को बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने चेंज किया, उन्होंने ये डाका प्रोग्राम रीइंस्टेट किया और इसको उन्होंने अच्छे तरीके से जो है वो अब इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो ये एक अच्छा कदम है। उसके अलावा उन्होंने एक और एग्जेक्टिव ऑर्डर किया कि यहाँ जो सेंसस होता है उसमें हमेशा जो आदमी अमेरिका में रहते हैं उनकी गिनती होती है, ताकि किस स्टेट में कितने लोग हैं या किस शहर में कितने हैं, तो उससे जो है यूएस कांग्रेस की जो सीट्स हैं मतलब उसका फैसला होता है। तो ट्रंप ने ऑर्डर करके ये बोला कि जो यूएस सिटीज़न है उनकी ही, या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उनकी ही गिनती होनी चाहिए, बाकी की नहीं होनी चाहिए। जबकि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसी कोई भी जो है वो क्लॉज नहीं है कि सिर्फ यूएस सिटीज़न या ग्रीन कार्ड होल्डर ही इसमें गिने जाएँ। उसमें तो ये है कि जो भी अमेरिका में रह रहा है वो गिना जाए, क्योंकि जो अमेरिका में रह रहा है वो अमेरिका की स्पेस यूज़ कर रहा है, यहाँ का खाना खा रहा है, यहाँ की हवा ले रहा है, तो यहाँ है तो उसको गिनना चाहिए। तो वो भी एग्जेक्टिव ऑर्डर करके बाइडन ने वो ट्रंप का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो उसके साथ साथ उन्होंने एक और ऑर्डर किया कि जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जिसके अंडर इमिग्रेशन आती है, आइस आती है, या और डिपार्टमेंट है, उनको बोला कि जो भी चेंजेस या रूल्स आपके ट्रंप ने बनाए थे वो कोई भी रूल इम्प्लीमेंट ना किया जाए। जो आदमी मैं हेड या जो भी पॉलिटिकल अपॉइंटी होंगे उस डिपार्टमेंट के, उनके पूछे बिना, सो जो वो अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, चाहे वो सेक्रेटरी लगा रहे हैं या डिप्टी सेक्रेटरी लगा रहे हैं, उनको पूछे बिना कोई भी रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान जो उनका एक्टिंग सेक्रेटरी था होमलैंड सिक्योरिटी का, उसने बहुत ज़्यादा रूल्स असैलम के प्रोसेस में, जो पब्लिक चार्ज के जो रूल है उसमें, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट में, काफ़ी चीज़ों में उसने की है। इवन फीस भी बढ़ाई, जो कि बाद में कोर्ट में रोक दी। ज़्यादा रूल उसके जो कोर्ट ने स्टे किए, लेकिन उनको जो है वो अब इम्प्लीमेंट करने से रोक दिया बाइडन ने। सो ये अच्छा कदम है। इसके अलावा एक और काम बाइडन ने किया अच्छा, वो ये है कि उन्होंने एक बिल जो है वो यूएस कांग्रेस को भेजा पहले दिन ही बनते हुए जब वो प्रेसिडेंट बने, जिसका नाम है यूएस सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2021। उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारा सिस्टम जो है वो बड़ा ब्रोकन है, यहाँ बहुत से लोग, ऑलमोस्ट 11 मिलियन लोग अनडॉक्यूमेंटेड रह रहे हैं, तो इनको यहाँ पक्के करने के लिए, ग्रीन कार्ड देने के लिए कोई ना कोई प्रोविज़न होना चाहिए। तो उस बिल में उन्होंने कुछ गाइडलाइंस रखी, जिसमें एक तो ये है कि जो भी आदमी यहाँ अमेरिका जनवरी 1, 2021 से पहले आया हुआ है और यहाँ रह रहा है, उसने कोई सीरियस क्राइम वगैरह नहीं किया, तो उसको यहाँ ग्रीन कार्ड जो है वो 5 साल बाद मिले। 5 साल तक उसको जो वर्क परमिट और परमिशन मिले, और 5 साल बाद वो सारे बैक टैक्सेस जो है दे के, फाइन दे के ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सके, और उसके बाद 8 साल बाद उसको सिटीजनशिप मिल जाए। उसके अलावा ये किया कि जो लोगों को यहाँ से 17 से लेकर 20 तक ट्रंप की सरकार दौरान डिपोर्ट किया गया, उनका भी रिव्यू किया जाए, और उनमें से जो एलिजिबल होंगे उनको यहाँ आने की परमिशन दी जाए, ताकि वो भी ग्रीन कार्ड ले सकें। और इसके अलावा एक और चेंज है बड़ी, वो ये है कि यहाँ जो पॉलिटिकल असैलम अप्लाई करता है उसको 1 साल के अंदर करना पड़ता है। जब भी कोई आदमी अमेरिका में आता है, कोई व्यक्ति, तो विद इन 1 ईयर ही और शी हैज़ टू फाइल फॉर पॉलिटिकल असैलम। अगर साल में नहीं करता तो वो असैलम की रिलीफ नहीं मिलती, उसको विद होल्डिंग ऑफ रिमूवल और जहाँ प्रोटेक्शन अंडर कैट की जो रिलीफ मिलती है उसमें ग्रीन कार्ड नहीं होता। पर जो अगर साल में करे तो उसको असैलम की
जो रिलीफ मिल जाती है, अगर पास हो जाए तो ग्रीन कार्ड कर सकता है। तो उसमें जो है वो अब इस कानून में ये है कि वो साल का बार ख़त्म किया जाता है, वो साल के बाद भी सैलम करेगा, चाहे 4-5 साल उसको आय को हो जाए तो उसको सैलम मिलेगा। तो वो भी एक अच्छी इसमें जो है वो क्लॉज है। उसके अलावा एक क्लॉज ये किया गया कि जो डिपोर्टेशन का बार है, यहाँ जैसे किसी को डिपोर्ट करते हैं 10 साल का बार होता है, 5 साल का होता है, उसको भी ख़त्म किया जाए। उसके अलावा ये रखा कि जो डाका के रेसिपेंट हैं, जिसके बारे में हम बात करते अभी हटे हैं, कि जो बच्चे यहाँ आए थे अपने अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल अपने पेरेंट्स के साथ, और वो फिर यहाँ आके जो है वो स्कूल गए, बड़े हुए, तो उनको भी ग्रीन कार्ड जो है दिया जाए, पर उनको 5 साल की वेट ना करनी पड़े, इमीडिएटली ग्रीन कार्ड दिया जाए। उनको ड्रीमर्स भी बोलते हैं। और उसके साथ साथ जिनके पास टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस है, ऐसे कुछ मुल्क हैं जिसमें कि मेनली जो है वो अमेरिका में ऐसी कई कंट्रीज़ हैं जिनको कि TPS स्टेटस दिया गया। तो वो TPS स्टेटस जो है वो उसमें इंडिया नहीं है, कुछ और कंट्रीज़ हैं, तो उनको भी एकदम जो ग्रीन कार्ड है वो दिया जा सके। इसके अलावा जो अगला है वो ये है कि जो एग्रीकल्चर फार्म वर्कर हैं, जो यहाँ खेतों में काम करते हैं, उनको भी ग्रीन कार्ड के लिए 5 साल वेट ना करनी पड़े। और इसके अलावा जो फैमिली कैटेगरीज़ हैं, जैसे किसी ने अपने सिटीज़न ने अपने बहन भाई का किया, माँ बाप का किया, या मैरिड बच्चों का किया सिटीज़न ने, उनको कैसे फास्ट यहाँ लाया जा सके, या ऐसी कोई जो प्रोविज़न हो कि जिनको बहुत देर वेट करते हो गया, उनको टेम्पररी वीज़ा दिया जाए, वो काम कर सके, यहीं पे उनको ग्रीन कार्ड मिल जाए। सो ऐसी उसमें प्रोविजंस हैं। ये लॉ अभी बना नहीं है, ये अभी इसकी जो डिस्कशन शुरू हुई है, पर आते दिनों में देखते हैं ये कानून कैसे बनता है। पर अभी ये एक उन्होंने गाइडेंस दी है जिसके ऊपर के हाउस और सेनेट में इस पर बहस होगी, और अब देखना पड़ेगा कि वो कानून कैसा बनता है, क्या उसमें ये प्रोविजंस ऐसे ही रहेंगी या रिस्ट्रिक्ट होंगी, इनमें से कुछ प्रोविजन निकाल दी जाएंगी। लेकिन ये लग रहा है कि जैसे अब मेजॉरिटी है डेमोक्रेटिक पार्टी की हाउस में भी और सेनेट में भी, तो ये कानून बनेगा। और इसमें कुछ रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी इटसेल्फ डिवाइडेड है। उसमें 2 धड़े हैं, एक जो ट्रंप के फेवर में और ट्रंप के खिलाफ। तो उसमें जो ट्रंप के अगेंस्ट धड़ा है वो भी इसकी जो सपोर्ट कर सकता है। तो आने दिनों में देखेंगे कि ये कानून जो है वो किस रूप में, किस शेप में बनता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। पर अभी तक ये लॉ बना नहीं है, लेकिन कोशिश है कि ऐसा कानून बने, जो कि बड़ा अच्छा कदम है। हम इसकी शलाघा करते हैं, इसकी प्रेज़ करते हैं। तो जो रिसेंट बाइडन साहब ने अब एग्जेक्टिव ऑर्डर इस वीक किए, उनके बारे में भी हम थोड़ी जो है डिस्कशन कर लेते हैं। एक तो उन्होंने ये किया, उसका नाम है क्रिएशन ऑफ ए फैमिली यूनिफिकेशन टास्क फोर्स। उसमें बाइडन ने ये एग्जेक्टिव ऑर्डर किया कि अपनी जो डिपार्टमेंट को किया, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को, कि ये आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन से बच्चे जो हैं वो ट्रंप के कार्यकाल दौरान माँ बाप से अलग किए गए। क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी ये थी कि जो भी यहाँ आ गया उसको डिपोर्ट करो, ज़ीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी थी। उसके अलावा उसने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर किया था कि जो फैमिलीज़ यहाँ आती हैं जिसमें बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, बच्चों को माँ बाप से अलग कर दो। तो उनमें काफ़ी केसों में बच्चों को यहाँ रखा गया, माँ बाप को डिपोर्ट कर दिया गया। तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसी अंदाजे के मुताबिक 5000 फैमिलीज़ हैं जिनको के सेपरेट किया गया बॉर्डर के ऊपर। तो उनमें से 1000 भी ऐसे हैं जिनके के जो बच्चे हैं उनको माँ बाप से नहीं मिलाया जा सका, पता ही नहीं माँ बाप कहाँ हैं। तो वो एक बहुत बड़ा जुल्म है। देखो, बच्चों को माँ बाप से अलग करना, ये कितनी जो है वो हम कहेंगे कि ह्यूमन राइट के अगर नज़रिए से देखें, जहाँ इसको जो है लॉ के नज़रिए से देखें, तो कितनी बुरी बात है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, माँ बाप की मेंटल हेल्थ के लिए ये कितना ख़तरनाक है। पर इसको ट्रंप ने किया, तो इसको बाइडन ने एग्जेक्टिव ऑर्डर करके ये पॉलिसी ख़त्म कर दी है। अब अगर आगे से कोई फैमिली से यहाँ आएगा तो उसके बच्चों को माँ बाप से अलग नहीं किया जाएगा। और एक टास्क फोर्स बनाई है होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी के अंडर, जो कि ये आइडेंटिफाई करेगी कि यहाँ कौन से बच्चे हैं जिनको उनके माँ बाप से अलग किया गया और उनको उनके माँ बाप से मिलाया जाएगा। उसके अलावा जो सेकंड है वो है बिगिनिंग द वर्क ऑफ लिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन असैलम एट द बॉर्डर। उसमें है कि यहाँ असैलम लेने के लिए जो लोग आते थे उनको असैलम ना मिल सके, डिपोर्ट किया जा सके, ये पॉलिसी बनाई थी ट्रंप ने। और इस पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी। उसका मतलब ये था कि जो भी आदमी यहाँ आता है उसको आने के लिए एक क्रेडिबल फेयर इंटरव्यू देनी पड़ती है।
अगर उसमें पास होता है तो उसका केस इमिग्रेशन जज के पास जाता है, वो बॉन्ड के लिए एलिजिबल होता है, जहाँ उसका जो केस है वो असैलम का फाइल होता है, चलता है। अगर वो उसमें फेल हो जाता है तो उसको ना बॉन्ड मिलता, ना वो असैलम कर सकता है, वो राइट वे जो है डिपोर्ट होता है। तो इसमें 90% जो लोग आए उनको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो क्रेडिबल फियर में फेल किया और डिपोर्ट किया। इस पॉलिसी को बाइडन ने ख़त्म कर दिया है और उन्होंने ये ऑर्डर किया अपने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को, उनके सेक्रेटरी को, कि ये सारियां जो ऐसी पॉलिसीज़ को रिव्यू किया जाए और एक ऐसा प्रोसीजर बनाया जा सके जिसमें कि जो लोग असैलम के योग हैं, जिनका कोई ग्राउंड बनता है, जो लोग को बहुत तंग किया गया अपने मुल्कों में, वो यहाँ आके इस रिलीफ को ले सकें और उनको ऐसे ही डिपोर्ट ना किया जाए आते कि आने साथ डिपोर्ट कर दिया, वो ठीक नहीं है। उन्होंने इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है उसको ऑर्डर किया कि उन्होंने कुछ अग्रीमेंट्स जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट था ट्रंप के अंडर वो की थी कुछ मुल्कों के साथ, जिसको बोलते थे असैलम कोऑपरेटिव अग्रीमेंट्स। उसके तहत ये था कि अगर कोई आदमी उन मुल्कों से आएगा तो रास्ते में जो मुल्क होंगे वहाँ रह के पहले असैलम अप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर वहाँ पास होगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा। उन मुल्कों में ग्वाटेमाला है, एल सैल्वाडोर है, मैक्सिको भी है। तो उसको ये बोलते थे माइग्रेंट प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल। इसको, ये एग्रीमेंट्स को यूज़ करके बहुत सारे लोगों को उन्हीं मुल्कों से डिपोर्ट किया जाता था। जैसे कोई आदमी अपनी कंट्री से आता ग्वाटेमाला आ गया तो वहीं उसको रोक के असैलम अप्लाई करे, अगर नहीं मिला तो वापस, अगर मिल गया तो वही रहे। तो ये पॉलिसी को ख़त्म किया और उन्होंने अपने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनको बोला कि ये जो एग्रीमेंट्स हैं इनको रिव्यू करो और इसको चेंज करो। तो अभी खबर कल की है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं उन्होंने ये 3 मुल्कों के साथ जो एग्रीमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया। उसका मतलब ये है कि जो भी आदमी अब किसी मुल्क से आएगा, चाहे वो ग्वाटेमाला से होके आता है या एल सैल्वाडोर से या मैक्सिको से, उसको वहाँ असैलम करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा आके अमेरिका में कर सकता है और वहाँ से डिपोर्ट नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा उन्होंने जो तीसरा एग्जेक्टिव ऑर्डर किया वो किया रिपेयरिंग द लीगल इमिग्रेशन सिस्टम। उन्होंने ये ऑर्डर किया एजेंसीज़ को जो कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हो गया, अटर्नी जनरल हो गया, कि जो यहाँ इमिग्रेशन का सिस्टम है इसमें जो भी रूल्स वगैरह बनाए गए उनको रिव्यू किया जाए ताकि उसको मोर सिंप्लीफाई किया जाए, जो इमिग्रेंट्स हैं उनको तकलीफ़ ना हो, उनकी फेवर में किया जाए। इसमें जो USCIS का फ़ी रूल है, ट्रंप ने फ़ीस बहुत बढ़ा दी थी जिसको कोर्ट ने स्टे कर दिया था, तो उनको भी उन्होंने बोला कि इसको रिव्यू करो, देखो क्या फ़ीस जायज़ है। उसके अलावा जो पब्लिक चार्ज का रूल है उसको रिव्यू करो, जो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट का रूल है वो करो। उसमें क्या किया था कि जो आदमी यहाँ से अपनी फैमिली को मंगा रहा है, जैसे हस्बैंड वाइफ का केस हो गया, बहन भाई का हो गया, सिटीज़न का, उसके लिए एफिडेविट ऑफ सपोर्ट देना पड़ता है। तो अगर उसकी इनकम कम है किसी और का लेना पड़ता है जॉइंट स्पॉन्सर एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। तो ये बनाया कि अगर वो आदमी जो बाहर से आता है वो यहाँ आके कोई पब्लिक असिस्टेंस लेगा तो जो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट देगा उससे पैसे गवर्नमेंट लेगी। तो ये रूल को अब बाइडन ने ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये था कि ज़्यादा लोग ना आएँ, लोग की एफिडेविट ऑफ सपोर्ट देने से डर जाएँ और अपने रिलेटिव्स को ना मंगाएं। वो ख़त्म कर दिया बाइडन ने। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी आएगा वो तो जो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट देगा वो सेफ रहेगा। दूसरा था हेल्थ इंश्योरेंस का। ये रूल बनाया ट्रंप ने कि जो बाहर से आदमी आता है, जैसे आपका कोई बहन भाई आता है या कोई सिटीज़न का बच्चा आता है या कोई हस्बैंड वाइफ है, वो हेल्थ इंश्योरेंस लेके आए। अब हेल्थ इंश्योरेंस जो आदमी के पास यहाँ अमेरिका में ग्रीन कार्ड नहीं है या सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, वर्क परमिट नहीं है, वो कैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेगा जो अमेरिका आया ही नहीं कभी। तो उसमें भी काफ़ी लोगों को डिनाई करते थे, वो रूल भी चेंज कर दिया। तो ऐसे रूल उन्होंने काफ़ी चेंज किए हैं और जो सिटीजनशिप का प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी कहा है कि डिपार्टमेंट को कि इसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि आजकल लोगों को साल से ऊपर टाइम लग रहा है। वो टेस्ट है वो भी ज़्यादा हार्ड है कि इसको कैसे लोगों की सहूलत के लिए किया जाए कि ज़्यादा लोग सिटीज़न बने। तो उसके लिए भी उन्होंने चेंजेस किए हैं। अब वो तीनों डिपार्टमेंट के जो मुखी हैं उनको बोला कि विद इन 4 मंथ्स 120 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दो। तो उसमें चेंजेस होनी शुरू भी हो गई हैं। जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जो एग्रीमेंट थी वो कैंसिल कर दी है, असैलम कोऑपरेटिव एग्रीमेंट दूसरे मुल्कों के साथ। तो और अभी कल की खबर है कि जो आइस है जो कि होमलैंड सिक्योरिटी के अंडर आती है, उनको भी एक डायरेक्शन जारी की है होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने कि हर किसी को डिपोर्ट नहीं करना, सिर्फ जो लोग अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, गैंग मेंबर्स हैं या जो मतलब बड़े क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं जिनमें सज़ा साल से ज़्यादा होती है, वैसे लोगों को ही डिपोर्ट करना है। जो छोटे मोटे क्राइम जैसे कोई ड्रंक ड्राइविंग की किसी को टिकट मिली है या ऐसी बातों में उनको डिपोर्ट ना करो।
और जो आदमी यहाँ अमेरिका में थ्रेट नहीं है उसको डिपोर्ट ना करो। तो उन्होंने आइस के जो काफ़ी पावर्स है डिपोर्ट करने की, पकड़ने की, कम कर दिया। ट्रंप के दौरान आइस को लोग बहुत फियर करते थे, डरते थे। आइस के पास इतनी पावर थी भी किसी भी आदमी जिसके पास ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप नहीं है उसको जाके पकड़ के वो डिपोर्ट कर सकते थे। अगर उस पर डिपोर्टेशन लगी, अगर नहीं लगी तो उसको पकड़ के जेल में देते थे। वहाँ उसका फिर इमिग्रेशन जज के पास केस चलता था, बॉन्ड होता था नहीं होता था वो बाद की बात है, लेकिन अरेस्ट कर सकते थे। पर जिस पे कभी भी कोई डिपोर्टेशन लगी है उसको तो डिपोर्ट कर ही सकते थे जब मर्जी, चाहे वो किसी ग्राउंड पे हो। उसको रोक दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगी। तो ये चेंजेस आई हैं, बाकी आते समय में आपको बताएंगे और क्या क्या चेंजेस आएंगी। और इसके साथ ही दोस्तों कुछ लोगों के सवाल हैं जिसके मैं जवाब देने चाहूँगा। वो सवाल जर्नल हैं ताकि उसका सभी को जो फ़ायदा होता है। एक तो ये सवाल था कि ये जो कैटेगरीज़ हैं जिन पे बैन लगाया था ट्रंप ने, उनका क्या होगा। और उसमें कई लोगों ने बहन भाई का अप्लाई किया सिटीज़न ने F4 कैटेगरी में, तो वो जो है वो कब शुरू होगी। देखो जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स अभी तक किए हैं इनमें उस एग्जेक्टिव ऑर्डर को एड्रेस नहीं किया गया जिसके अंडर ट्रंप ने ये जो सारी कैटेगरीज पे बैन लगाया था। आपको बता दें कि ट्रंप ने पहले अप्रैल से लेकर जून तक बैन लगाया, फिर जून से दिसंबर तक, फिर वो जाता जाता मार्च तक लगा गया। वो हमारी समझ से बाहर है कि जाता जाता क्यों लगा गया, जब वो आप ही नहीं प्रेसिडेंट रहा तो वो बैन का जो क्या मतलब है। तो उस बैन में सभी कैटेगरी आती हैं, हस्बैंड वाइफ के, जो सिटीज़न के हस्बैंड वाइफ या 21 साल से छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ के, क्योंकि यूएस सिटीज़न का एक अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो हस्बैंड और वाइफ को मंगा सकता है, बच्चों को मंगा सकता है। उसके अलावा जो बाकी कैटेगरी है, जैसे यूएस सिटीज़न के भाई बहन का अप्लाई करते हैं वो कैटेगरी है, माँ बाप की कैटेगरी है, जहाँ माँ बाप 21 साल से ऊपर बच्चे को अप्लाई करते हैं जो सिटीज़न है वो कैटेगरी है, जहाँ ग्रीन कार्ड होल्डर के हस्बैंड वाइफ की या बच्चों की, वो सभी पे बैन लगा। H1 पे बैन लगा, स्टूडेंट वीज़े पे बैन लगा, J1 पे बैन लगा, L वीज़े पे लगा, वो सारे बैन लगे हुए हैं। लेकिन उनको अभी तक बाइडन ने एड्रेस नहीं किया, उनको ख़त्म नहीं किया, वो बैन जारी हैं। लेकिन वो बैन 31 मार्च तक है। सो 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से वो बैन हटेगा। तो हमें नहीं लगता कि बाइडन साहब उसको एक्सटेंड करेंगे। ये भी हो सकता है कि उसको पहले एग्जेक्टिव ऑर्डर करके उसको ख़त्म ही कर दें बैन को, वो भी कर सकते हैं वो। लेकिन अगर ना भी करें तो 31 मार्च के बाद वो बैन ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद वो कैटेगरी शुरू होगी तो फिर बताएंगे आपको कि। लेकिन अभी वो बैन जो सवाल था वो F4 कैटेगरी के बारे में था। F4 कैटेगरी वो है जिसमें यूएस सिटीज़न अपने जो है वो बहन भाई का अप्लाई करता है। तो उस कैटेगरी में बैन ख़त्म होने से पहले 2005 चल रहा था, 5 ही चलेगा। तो लेकिन उसमें कुछ ऐसी है कि जो बच्चे 21 साल से ऊपर हो गए, कई लोगों के बैन के दौरान जब पहले हो गए वो कैसे आएंगे, उनके लिए एक चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट बना है, उसके अंडर उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर उसकी कैलकुलेशन में आते हैं तो 21 साल से ऊपर बच्चे, जैसे कोई 24-25 साल का, 23 साल का हो गया, अगर अनमैरिड है तो वो भी आ सकते हैं। अगर चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट में क्वालिफाई करते हैं तो वो आ सकते हैं उसके अंडर। एक सवाल जो है वो ये था कि असैलम प्रोसेस के बारे में, कि यहाँ असैलम की जो डेट्स हैं वो मास्टर हियरिंग डेट कोर्ट्स में आगे जा रही हैं, वो क्यों। देखो असैलम की जो सभी कोर्ट हैं दोस्तों वो खुली हैं, स्वाय न्यूयॉर्क के, वो अभी तक कोर्ट नहीं खुली। लेकिन उसमें जो मास्टर हियरिंग डेट होती है वो आगे देते जा रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से जो इमिग्रेशन कोर्ट होती है उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं थोड़ी स्पेस में। तो वो जो कोविड की गाइडलाइन है उसके अंदर उसको रखना बड़ा मुश्किल है। और उनमें मोस्टली इंडोर होती है, बाहर कोई हवा आने जाने की कोई जो विंडोज़ नहीं होती। तो उसकी वजह से वो क्राउड नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि जब तक लोगों को वैक्सीनेशन ना हो जाए सभी को, तो इसको डेट आगे जाए। तो जुलाई अगस्त तक वो डेट आगे दे रहे हैं, हो सकता है और भी आगे जाएगी। जब वैक्सीनेशन हो जाएगी तो वो डेट्स नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इंडिविजुअल डेट्स जो फाइनल डेट होती हैं वो पड़ रही हैं, लेकिन आगे से कम। उसमें पास परसेंटेज ज़्यादा है। जैसे मैं अपनी मिसाल दूं कि हमारे जनवरी में 4 केस की फाइनल डेट थी, वो चारों पास हुई। सो उसमें पास ज़्यादा हो रहे हैं, पर डेट्स जो है वो कम दे रहे हैं। तो इसका कई कारण है पास होने के। एक तो जो उनकी कंट्रीज़ की सिचुएशन है वो भी है, कुछ जो क्लाइंट्स का क्लेम होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है वो भी है, वो सारा कुछ है। लेकिन पासिंग परसेंटेज अभी जो है वो काफ़ी हाई है। इसके अलावा जो और क्वेश्चन था वो था कि जो सिटीज़नशिप की है वो डेट की डिले है। बिल्कुल डिले है, क्योंकि आजकल जो 19 के दिसंबर में जहाँ जनवरी 20 में अप्लाई किया उनकी डेट आ रही है, साल के ऊपर लग रहा है। लेकिन आगे चल के मेरा ख्याल है वो डिले ख़त्म होगी। उसी के बारे में जो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर किया है बाइडन ने इस वीक, उसमें उन्होंने बोला है कि जो कि
असैलम का प्रोसेस, उसके साथ साथ जो सिटीजनशिप का प्रोसेस है इसको भी मतलब सिंपलीफाई किया जा सके, तेज़ किया जा सके, ताकि इसको इतना सिंपल किया जा सके कि लोग सिटीज़न बन सकें। ये ना हो कि उनको सिटीजनशिप लेने में जो आजकल तकलीफ़ आ रही है वो ना, इसको कैसे किया जा सके उसका हल करो। तो उसमें मेरा ख्याल है 120 दिन के अंदर कोई ना कोई जो सेक्रेटरी हैं होमलैंड सिक्योरिटी के करेंगे, तो शायद उसमें ये भी हो कि डेट को तेज़ किया जा सके। और उसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो शादी के केसों में आए कि यूएस सिटीजन से शादी की है, पेपर वर्क चला गया, इंटरव्यू नहीं आ रही। दोस्तों देखो, इसमें दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि शायद कोई पेपर वर्क और मांगा हो जो आप नहीं दे सके। जहाँ अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एम्बेसी जो है उसके पास अभी डेट्स अवेलेबल नहीं है। इंडिया में ज़्यादा इंटरव्यू जो होती है इमिग्रेंट वीज़े की वो बॉम्बे में होती है, मुंबई में होती है। तो क्योंकि कोविड की वजह से ज़्यादा डेट्स अवेलेबल नहीं है तो इंटरव्यू कैंसिल हो रही है, या इंटरव्यू जो है वो कम जो है वो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डिले है। पर आते दिनों में जैसे जैसे कोविड की जो सिचुएशन ठीक होगी तो इंटरव्यूज़ भी आएंगे। तो ये थे आपके कोई सवाल। बाकी अगर कोई और सवाल होगा तो आप मुझे ज़रूर पूछें, चाहे तो ईमेल करें jpsinghattorney@gmail पे, चाहे इस वीडियो पे करें, चाहे मेरा फ़ोन नंबर ले लें 9179154142, या मेरे ऑफिस के फ़ोन नंबर नीचे हैं उन पे जो है वो फ़ोन करें, तो हम आपको ज़रूर जवाब देंगे और वीकली अपडेट्स ऐसे ही देते रहेंगे। इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।